सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव करेंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री क्लास 12th की, जो कि आपके लिए सीयूटी पर्सपेक्टिव और बोर्ड्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को यहाँ पे, जो कि इसका ये आज पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले अगर 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए, तभी जाके इस पार्ट को देखिए, क्योंकि इस पार्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब वहाँ पे आपने पढ़ाई की होगी। तो सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। यार एक सेकेंड, केमिकल रिएक्शंस के हम यहाँ बात करने वाले हैं। किसके? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें फिर हम हेलो एरीन्स के केमिकल रिएक्शंस को भी गो थ्रू करेंगे। तो हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे होने वाला है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स जो है 3 तरीके के आपके होते हैं। सबसे पहला आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा होता है हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी सारे रिएक्शंस के बारे में मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके आपके रिएक्शन होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो तीसरा रिएक्शन होता है वो आपका होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन भी यहाँ पे होता है। ठीक, तो ये 3 तरीके के आपके केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। अब धीरे धीरे करके सबके बारे में बात करते हैं। आपने क्लास 11th में अगर आपने जीओसी अच्छे से नहीं पढ़ी तब भी आप 2 वर्ड से तो ज़रूर वाकिफ हो गए होंगे। एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये ई है यहाँ पे, और एक सुना होगा आपने इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता भी देता हूँ। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़, या कह सकते हो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा होता है, नेगेटिव चार्ज उनके पास बहुत होता है। और इलेक्ट्रोफाइल जो रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तभी तो न्यूक्लियोफाइल्स जाके अटैक करते हैं, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की नीड अगर पड़ेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। तब उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया जाता है। यानी कि जैसे आपके सामने कोई भी कंपाउंड दिया है, वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब उस केस में आप वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, उसको देगा, तब जाके वो रिएक्शन वहाँ पे चलेगा। तो जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट करके अपने जाके उस कंपाउंड में जुड़ जाते हैं, बस उन्हीं को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और कुछ यहाँ पे नहीं कहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की भाषा से यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को एक मॉलिक्यूल में, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब कोई भी मीन्स कंपाउंड होता है, उसके न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि जब वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अलग हो जाए, जब वहाँ से वो निकल जाए, तब उस केस में क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तब वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बस उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल लाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नीड है तो बस उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो एक एक करके हम इन रिएक्शंस पे बढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का एलिमिनेशन हो रहा हो, और एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे होता है, हमें उस डबल बॉन्ड को तोड़ना रहता है और एलिमिनेशन को परफॉर्म करना रहता है, तब जाके हमें हमारा करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन मिलता है, या जो भी कंपाउंड हमें वहाँ पे देना हो, केमिकल रिएक्शन जो भी उसका। और आखिरी होता है मेटल्स के साथ रिएक्शन, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और आपके अदर मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन्स को। जब उनके साथ मिला दिया जाए हमें क्या कंपाउंड मिलता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने समझ लिया कि एक न्यूक्लियोफाइल जब किसी एक कंपाउंड के पास जाए जहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल वहाँ से निकल चुका हो या उसको रिप्लेस मार दे, तब उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आप इसको खुद अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड के पास जाए, वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस कर दे, या वहाँ से वो जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ से अलग हो जाए और वो वहाँ पे जुड़ जाए ताकि रिएक्शन हो सके और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो, तब उस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका SN1 और एक होता है आपका SN2। अब ये SN1 और SN2 किस चिड़िया का नाम हो गया? SN1 SN2 का मतलब होता है कि यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बार मैं नाम देख लूँ कि नाम मैं गलत ना बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो देखिए, एक होता है आपका फिर ये बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या कह सकते हो एक न्यूक्लियोफिलिक, क्या कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं हमारे SN1 रिएक्शन के बारे में, यानी कि यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर दो काम होते हैं। सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा कि SN1 रिएक्शन जो रहता है ये आपका यहाँ पर यूनिमोलिक्यूलर कंपाउंड्स के ऊपर वर्क करता है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करता है। ये चीज़ आप समझिए। अब SN1 रिएक्शन में ये जो रिएक्शन होता है आपके दो स्टेप्स में होता है। इट टेक्स 2 स्टेप्स, यानी 2 स्टेप लगता है न्यूक्लियोफाइल को लगाने में और आगे रिएक्शन करवाने में। तो सबसे पहला स्टेप इसका होता है यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जेनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के जनरेशन का मतलब क्या? कैटाइन का मतलब क्या होता है? यानी कि पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होना। और दूसरा जो होता है फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम यहाँ बात करते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन आपका 3 डिग्री वाले हेलो एल्केन में सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद 2 डिग्री हेलो एल्केन में होगा, फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन में होगा। ये इसका यहाँ पे ऑर्डर होता है, यानी जितने हेलोजन ज़्यादा रहेंगे, मीन्स जितने कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे, जितने ज़्यादा वो अदर कार्बन से जुड़ा रहेगा, वहाँ पर SN1 रिएक्शन सबसे बढ़िया होती रहेगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है। तो एक 3 डिग्री यहाँ पे हेलो एल्केन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, इससे एक मैथिल ग्रुप यहाँ पे लगा है, एक मैथिल ग्रुप यहाँ पे लगा है और एक मैथिल ग्रुप यहाँ पे लगा है, और इसके साथ एक यहाँ पे क्लोरीन लगा है, जो कि आपका ये हेलो एल्केन यहाँ पे बना हुआ है, ये बता रहा है। अब क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का जनरेशन कैसे होगा? हम चाह रहे हैं कि ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे है इस बॉन्ड को तोड़ दें, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, इसको तोड़ देते हैं कार्बोकेटाइन को जनरेट करने के। तो अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ पे कार्बन है इसके एक ये मैथिल ग्रुप रहेगा, एक इधर मैथिल ग्रुप रहेगा और एक इधर मैथिल ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट हो जाएगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज लिया हुआ था, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कोई दिक्कत, कोई लाने की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं हो रही थी, या इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन कर दे रहे थे, तो दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या है, हमने इस क्लोरीन को यहाँ से उड़ा दिया, यानी कि अब ये क्लोरीन यहाँ से माइनस आउट होके निकल गया, ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि बस इसका पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ क्या दिक्कत हुआ, यहाँ दिक्कत हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब हम क्या करेंगे? तो ये पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि हमने कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बना लिया। अब अगला स्टेप यहाँ पे होगा कि अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करे, ये रिएक्शन ठीक, ये कंपाउंड ठीक हो और आगे रिएक्शन हो सके। तो अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अब याद रखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, यानी कि बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है। यानी कि जैसा मैंने यहाँ बनाया कि CH3 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 और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल को लाया, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता है और वो चाहे तो पीछे से यहाँ से भी जा सकता है। इसको धकेल देगा इधर, ये इधर आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर लग जाएगा। ये काम ये दोनों तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ था। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे लग गया। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों यहाँ पे मेंटेन कर लिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके वजह से, नेगेटिव चार्ज इसके वजह से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मेंटेन हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी खत्म हो गई। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई को समझ लेना यार, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो रहता है, यानी कार्बोकैटायन को जनरेट करना है इस न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी यहाँ पे, इसको हटाने के लिए यहाँ पे ये काम धीरे धीरे होता है, इसलिए ये स्लो स्टेप होता है। ये यहाँ पे हमारा स्लो स्टेप होता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है आगे या पीछे से, तो ये फास्ट स्टेप होता है, बहुत जल्दी से यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो यहाँ पे आगे जुड़ना है बहुत जल्दी से आएगा, बहुत तेज़ दौड़ के आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भाग रहा हो, उसको उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है मान लीजिए, तो अब वो तो बहुत तेज़ भागेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का वही काम होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको जल्दी से कोई बुला रहा है, तो तुरंत भाग के जाएगा और जाके यहाँ पर जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहाँ जाके ये जुड़ जाएगा। और जो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है ये मान लो थोड़ा सा सुस्त है, इसको छोड़ना पसंद है, जैसे छोड़ना पसंद नहीं है। जैसे मान लो तुम बिस्तर पे सो रहे हो, तुमको सुबह उठ के जाना है, कहीं स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहाँ पे क्या है कि अब तुम्हारा मन तो करेगा नहीं सुबह सुबह उठने का। 7 बजे का स्कूल है तो तुमको 6 बजे तो कम से कम उठना ही होगा। तो 6 बजे अगर तुम नहीं उठ रहे हो तो मतलब तुम वहाँ पे सुस्त हो, तुम उठना नहीं चाह रहे हो। वही काम यहाँ पे कार्बोकैटायन का होता है, वो बहुत यहाँ पे सुस्त होता है, मान लो वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है। कार्बोकैटायन का मतलब ये होता है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन का जो जनरेशन यहाँ पे कराना होता है वो एक स्लो स्टेप होता है, क्योंकि ये जल्दी नहीं होता है। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ये फटाफट आके जुड़ जाता है ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन कर दे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी खत्म कर दे और SN1 रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर दे। तो SN1 जो है वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया, SN1 कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, और अगर आप इसको डिटेल में और चाहें तो अपनी NCERT को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब कुछ यहाँ पे इसकी पॉइंट्स यहाँ पे लिखिए। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होता है और मॉलिक्यूलैरिटी होती है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, तो ये दोनों ही इक्वल टू 1 होते हैं। ऑर्डर भी यहाँ पे 1 होता है, मॉलिक्यूलैरिटी भी यहाँ पे 1 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी आप जानते हैं ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकता है, फ्रैक्शनल या कोई फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे 1 की ही होती है। दूसरा आपने यहाँ पे देख लिया कि 3 डिग्री में सबसे बढ़िया होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, फिर 1 डिग्री में होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे बढ़िया, 1 डिग्री में सबसे धीरे। हो गया। फिर अगला होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन, इसे हम कहते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। क्यों 2 स्टेप रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यानी कि पहले कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है, कार्बोकैटायन जनरेशन, कार्बोकैटायन का यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर रहा है, फास्ट स्टेप भी है, लेकिन उसको फास्ट करने के लिए एक यहाँ पे हम कैटलिस्ट या कोई सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं या सॉल्वेंट का, तो जो यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करता है, तो कह सकते हैं SN1 रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड, SN1 रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट होता है, एस एक्सेलरेटेड विथ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की मदद से हमारा SN1 रिएक्शन जो रहता है वो यहाँ पे एक्सेलरेट होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। 4 बातें हो गई। अब अगला, यहाँ पे जब कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, कार्बोकैटायन का जब जनरेशन होता है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सोचो ज़रा। तो देखिए, और ये जो 5वीं बात यहाँ पे होती है कि यहाँ पे हमें एक रेसमाइज प्रोडक्ट मिलता है, इट गिव्स रेसमाइज प्रोडक्ट,
रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। अब रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है ये आप यहाँ पे कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं यहाँ पे जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों से। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रेशमाइजेशन जो रहता है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप हो रहे हैं। अब वो 2 स्टेप से क्या हमें मिल रहा है ये चीज़ आप सोचिए और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन करके बताइए। तो SN1 रिएक्शन में हमें एक रेशमाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ये एक्सेलरेट होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री इसका 1 डिग्री ऑर्डर होता है। ऑर्डर में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी इसको फॉलो करता है, 1 होता है, मॉलिक्युलरिटी भी इसकी 1 होती है। और कोई बातें यहाँ पे देखने को हमारे यहाँ पे नहीं है, इतना ही यहाँ पे बहुत है। एक चीज़ और लिख लीजिए कि यहाँ पे इसका जो रेट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ये चीज़ आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ी थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, अब हम यहाँ बात करने वाले अपने SN2 रिएक्शन के बारे में। अब दूसरा यहाँ पे बारी आता है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के बारे में, या SN2 रिएक्शन जो भी कहो, SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि हमने SN1 में देखा कि एक तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, लेकिन SN2 में ऐसा काम नहीं होता है। SN2 में क्या रहता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे बस न्यूक्लियोफाइल अटैक ही करेगा और कोई काम यहाँ पे नहीं होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही बस होगा। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, तो देखिए अब क्या रहता है, जैसे C है, यहाँ इसका कुछ H है, ये H है और ये H है, और हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करवाना है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ये हमेशा घूम के पीछे से ही अटैक करेगा, ये हमेशा यहाँ पे पीछे से ही अटैक करेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमेशा पीछे से ही अटैक करेगा। और जैसा मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक Cl मान लीजिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करनी है, इलेक्ट्रॉन रिच इसको रखना ही है। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है पीछे से अटैक करेगा, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ये जो C है इससे आपका यहाँ पे जो एक H रहेगा, फिर उसके बाद एक H आपका कुछ ऐसे यहाँ रहेगा, एक H कुछ ऐसा रहेगा। और बेटर के लिए, बेटर ड्राइंग के लिए आप चाहें तो अपना देख सकते हैं अपनी NCERT को। और यहाँ से जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, अब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ जो क्लोरीन है यहाँ पे ये टूटेगा, और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, ओके, और ये भी कुछ नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है, बस न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेस ही हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही तो होता है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करो और जाके खुद लग जाओ, तो न्यूक्लियोफाइल को बस ये यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से छूट जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पे C के साथ यहाँ पे कुछ H रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके लग जाएगा। अब ये यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैक साइड से ही होता है, बैक साइड ओनली। ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता है, इसके पास उतनी क्षमता नहीं होती कि फ्रंट साइड से जाके अटैक कर ले, ये हमेशा पीछे से ही करेगा। जैसे कायर लोग कैसे होते हैं, वो हमेशा पीछे से ही वार करते हैं, कभी सामने से आके नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर दम नहीं होता है कि वो सामने से आके हमें बोल सकें या कुछ कर सकें। तो वही काम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का होता है SN2 मैकेनिज्म में, ये बस खाली पीछे से ही काम अपना करता है, आगे से कुछ नहीं करता। ओके, तो अब हम यहाँ पे फिर इसकी कुछ बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस आउट की थी SN1 रिएक्शन में, मैं आपको लिखवा देता हूँ, कहाँ लिखूँ यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सिक्स बात यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है, इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब इंटरमीडिएट आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट आपका कुछ नहीं बल्कि यही चीज़ होता है, ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जब ये जो पहले से न्यूक्लियोफाइल लगा, जब ये टूटा, कार्बोकैटायन का जनरेशन यहाँ हुआ, तो ये आपका बीच में एक कंपाउंड है, जो बीच में है वही आपका इंटरमीडिएट है। और फिर इसी इंटरमीडिएट पे जब न्यूक्लियोफाइल दूसरा अटैक किया आगे से या पीछे से, तो हमें ये यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। और यही सेम बात अगर हम SN2 में करें, तो यहाँ पे आपको कोई इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक कंपाउंड है, इससे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, सामने वाला न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, और फिर हमें ये कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड
उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक ही कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा नहीं लिख सकते, ये CH3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये यहाँ पे जो ऑर्डर चलता है, यहाँ पे ऑर्डर याद रखिएगा 1 2 3 का चलता है, यानी कि जस्ट SN1 का उल्टा, यानी कि जितना छोटा उतना बढ़िया SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म होगा। तो ये यहाँ पे SN2 की बात होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी रहती है, अब क्योंकि SN1 में 1 की थी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की होगी, यानी कि 2 होगा इसकी। और रेट सभी लोग समझ गए हैं, रेट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल यहाँ पे है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या है यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन ही देखने को मिलता है। अब इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन इज शोन, इन्वर्जन से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट मिल रहा होगा कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमाइजेशन क्या होता है। ये आप सोच लीजिए, 2 चीज़ें मैंने बताई थी, 2 स्टेप में करने के बाद हमें रेशमिक मिक्सचर मिलता है, तो यहाँ पर रेशमाइजेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पे नो रेशमाइजेशन, क्योंकि ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे कोई रेशमाइजेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे वन स्टेप प्रोसेस या सिंगल स्टेप प्रोसेस, अच्छे से लिख देता है यहाँ पे, सिंगल स्टेप प्रोसेस, रेशमाइजेशन हो नहीं रहा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ऑर्डर इसका 1 2 3 का है। और यहाँ पर इसको एक्सेलरेट मानो करना हो तो क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड विथ, एक सेकेंड, एक्सेलरेटेड विथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए और गूगल करके देखिए, बुक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आजकल के लोगों में बुक्स पढ़ने की आदत यहाँ पे कम है, वो लोग डायरेक्टली इंटरनेट से ही पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे एक अच्छी आदत ज़रूर है, आप पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन आपको बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको विजडम मिलेगा, तो बुक्स को भी आपको यहाँ पे फॉलो करते रहना चाहिए। तो इतनी ही बातें यहाँ पे SN2 में होती हैं, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी की 2 होती है इसकी, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन होता है, रेशमाइजेशन नहीं देखने को मिलता, वन स्टेप प्रोसेस, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से ये एक्सेलरेट होता है। इतनी बातें आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैं। और यहाँ पे अगर हम आप चाहें तो NCERT में जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप सब गो थ्रू करके देख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जब इस चैनल पर शुरू करूंगा मैं, उस समय मैं आपको बहुत सारे MCQs यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, NCERT के भी MCQs उस समय प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी यहाँ पर आपके लिए पढ़ने का समय है, आप यहाँ पे पढ़िए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। वैसे जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसके थ्रू आपके कंसेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो ही जाने चाहिए। आप क्वेश्चंस को खुद लगाने की प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, जैसा मैं कहता हूँ, और आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए और अच्छा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका पैराग्राफ वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपका रिटेंशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैरलिटी, ये सब जो भी आपके हैं, ये बहुत ज़्यादा तो उतने ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आपको, लेकिन थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसके बारे में यहाँ पे इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आप चाहें तो NCERT में पूरा खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 to 3 पेजेस का, ये आप समझ लीजिए कहानी टाइप ही है, तो आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसको आप डायरेक्टली बस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक इस सेपरेट वीडियो यहाँ पे ले लूँगा जिसमें मैं इन सभी ऐसे टाइप को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारे इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आगे, और यहाँ पे 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो अब हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये आपका दूसरा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, जो हम हेलो एल्केन्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एल्कीन्स फॉर्म होकर मिलती हैं, एल्कीन्स आर फॉर्म, यहाँ पे आपको एल्कीन्स मिलती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं C, यहाँ पे आपका कुछ हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि
जिस कार्बन पे आपका हेलोजन एटम होता है, यानी कि इस कार्बन पे आपका हेलोजन एटम है, तो इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ये आपका अल्फा कार्बन होगा। और इसके जो एडजेसेंट में ये वाला कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन होगा। समझे कि नहीं? यानी कि जिस कार्बन पे हेलोजन एटम होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और जो उस कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन लगा होगा उसी को हम बीटा कार्बन यहाँ पे कहेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यहीं पे काम होता है। अब यहाँ पे रिएजेंट यूज किया जाता है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, कंसंट्रेटेड नहीं, एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये जो यहाँ से K रहता है वो इस Cl को ले लेता है पहले, तो KCl हमारा यहाँ पे निकल जाता है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है। और बाकी काम क्या होता है, फिर हमारा यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है। इसको एक तरह सिंपल वे में ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आप ये CH3 है और इससे CH2 और Cl है। तो अब ये Cl यहाँ से इस K के साथ चला गया, अब OH बचा। अब ये इस CH2 में से हाइड्रोजन नहीं लेगा, वो इस CH3 में से, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH में जो हमारा पोटेशियम K होता है, ये हमारे हाइड्रोजन को उठाता है, और जो इसका OH रहता है ये उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो, वहाँ से ये हाइड्रोजन को चुरा लेता है, हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है, और फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाता है। अब क्यों डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन दो दो ही हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो हमारा ये कुछ ऐसा सब्सटेंस हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो गई है। बस इतना ही आपका यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे आता है वो एक होता है आपका यहाँ पे सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल यहाँ पे हमारा क्या कहता है? सेटजेफ रूल कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। यानी कि एल्कीन्स वैसी एल्कीन, ये बताता है कि ऐसी एल्कीन्स फॉर्म होती हैं जो बहुत सारा सब्सटीट्यूटेड हो। यानी कि सिंपल वे में कहूँ तो सबसे बीच में, यानी कि सेंटर मोस्ट पोजीशन पे जितना पहुंच सको वहां तक पहुंच के डबल बॉन्ड क्रिएट करो, साइड में कभी मत बनाओ। जैसे कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे है दिया हुआ है और यहाँ से कुछ एल्कोहलिक KOH डाल रहे हो, एलिमिनेशन कर रहे हो, तो इनके अकॉर्डिंग कहना ये था कि ये जो आपका यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे बना डबल बॉन्ड तब तो ये ओके है, ये हमारे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स यहाँ पे बन गई। और जो दूसरा केस होगा यहाँ पे वो क्या होगा कि यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा होगा, ये साइड में बन गई, तो ये सेटजेफ के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनर प्रोडक्ट था, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स नहीं थी, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स थी। तो सेटजेफ ने बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बननी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग ऐसा हमें देखने को कुछ मिलना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड जितना सेंटर में हो सके उतना सेंटर में डबल बॉन्ड पहुंच जाए। ऐसा बस समझने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जितना सेंटर में पहुंचा सको, जितना बढ़िया वहाँ पर एल्कीन बन पाए, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वो हो सके, उतना हमें सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। और एलिमिनेशन एक ही तरीके से करना है, एल्कोहलिक KOH डाल के, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। बस इतनी बात यहाँ पे सेटजेफ रूल में कही गई है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में इससे ज़्यादा बातें नहीं है। अब इस पर बेस्ड आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब हमारा इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले रिएक्शंस विथ मेटल्स के साथ। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हेलोएल्केन्स के ऐसे होते हैं, उनको जब आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे होता है, सबसे पहला जो रिएक्शन बनता है वो होता है हमारे यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे नेम रिएक्शन है तो आपको नेम रिएक्शन से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले होता है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम CH3Cl लेते हैं, ये एक आपका हेलोएल्केन है, ये 2CH3Cl है, और इसके साथ हम 2Na लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या होगा, ये आपका एक CH3Cl है, ये भी आपका एक CH3Cl है, और यहाँ पर एक Na यहाँ है और एक Na यहाँ है। तो अब वुड्स रिएक्शन या रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ क्या होगा, हेलोएल्केन्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो आपका हेलोजन रहेगा हेलोएल्केन्स में से, ये क्या करेगा, ये इन मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, इन मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, और फिर हमारा ये जो 2NaCl है ये यहाँ से अलग निकल जाएगा। ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट बन के निकलेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एलिमिनेट अलग से निकल के हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। और फिर ये जो हमारा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है ये डायरेक्टली जाके जुड़ जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, नाम इसका कमेंट करके बताओ। तो ये जो यहाँ पे आपका बना है ये आपका और कुछ नहीं, जबकि डाई मिथाइल
डाइमिथाइल कंपाउंड हमें यहाँ पे देखने को एक मिला है। तो यही हमारा बस वुड्स रिएक्शन होता है। वुड्स रिएक्शन में क्या रहता है कि हेलो एल्केन जो रहता है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर डायरेक्टली क्या रहेगा, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमें फॉर्म होकर मिल जाएगी और CH3CH3 नाम का एक कंपाउंड हमें देखने को मिल जाएगा, एक डाइमेथिल कंपाउंड देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल्स को अगर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं। फिर अब अगला बात हम यहाँ करने वाले हैं यहाँ पे फिटिग रिएक्शन की। फिटिग रिएक्शन, एक चीज और लिख लीजिए, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। वुड्स रिएक्शन जो होता है ये दो हेलो एल्केन्स के बीच में होता है। वुड्स रिएक्शन अकर्स बिटवीन टू हेलो एल्केन्स, दो हेलो एल्केन्स के बीच में ही हमारा यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होता है। और जो हमारा फिटिग रिएक्शन रहता है ये हमारा दो हेलो एरीन्स के बीच में होता है, बिटवीन टू हेलो एरीन्स। ये आपका दो हेलो एरीन्स के बीच में फिटिग रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। दो हेलो एरीन्स के बीच में हमें फिटिग रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दो हेलो एरीन्स को हमें लेना है तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बेंजीन बनाओ। अब इस पे एक यहाँ पे एक हेलोजन लगा हुआ है, अब इसके साथ दो सोडियम को रिएक्ट कर दो तो बस कुछ नहीं होगा, ये जो यहाँ पे हेलोजन है वो इस दो सोडियम के साथ चला जाएगा और फिर हमें यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा 2NaX करके, और फिर जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों की दोनों बेंजीन रिंग जो रहेगी वो यहाँ पे जुड़ जाएंगी। दो बेंजीन रिंग कहाँ से हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 लिया है मैंने, यानी कि ये दो हेलो एरीन यहाँ पे मैंने ली है, तो ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी पैरा पोजीशन से, और ये हमें जो कंपाउंड मिलेगा इसे हम बाईफेनाइल यहाँ पे कहेंगे। ये हमारा बाईफेनाइल होता है। ये होता है हमारा फिटिग रिएक्शन। ये दो हेलो एरीन्स के बीच में होता है और दो हेलो एल्केन्स के बीच में होता है। अब एक और केस यहाँ पे बनता है, वो बनता है हमारा तीसरा केस, उसे हम कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन से इतना कुछ लोगों को तो दिमाग में आ गया हो कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। तो ये जो रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन के बीच में होती है, यानी कि एक हेलो एल्केन, वन हेलो एल्केन प्लस वन हेलो एरीन, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन के बीच में हमारा यहाँ पे वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है। और वुड्स फिटिग रिएक्शन कैसा देखने को लगेगा, एक यहाँ पे मान लीजिए हेलो एल्केन लिया गया है और यहाँ पे एक मैंने हेलो एरीन ले लिया है, ये क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, अब इसके साथ मैंने यहाँ पे सोडियम रख दिया। अब क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन जो रहेगा वो इसके साथ यहाँ पे निकल जाएगा और फिर सोडियम क्लोराइड हमें आगे यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। और ये जो हमारा यहाँ पे मेथिल ग्रुप बना है वो जाके इस बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो हमें यहाँ से टाउलिन देखने को मिल जाएगा। टाउलिन, जिसे हम टोलुइन कहते हैं यहाँ पे, और इसका एक और नाम होता है, वो होता है हमारे यहाँ पे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। तो इतने ही हेलो एल्केन्स के मेटल्स के साथ रिएक्शन होते हैं। एक होता है हमारा वुड्स रिएक्शन जो दो हेलो एल्केन्स के बीच में होता है, दो हेलो एरीन्स के बीच में हमारा फिटिग रिएक्शन होता है, और एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन के बीच में हमारे यहाँ पे वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है। मीन्स ये जो रिएक्शन विद मेटल से, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन मैंने दोनों का यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर यहाँ पे अगर सिर्फ वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वर्थ इट नहीं लगेगा, क्योंकि फिर मुझे हेलो एरीन के बारे में पढ़ाना होगा, उसमें अलग देखें, फिर उसके बाद एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन का, तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सिंपल थी, इसलिए मैंने आपको इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में ही कवर अप करके दे दिया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। रिएक्शन विद मेटल्स मैंने यहाँ बताया, एलिमिनेशन रिएक्शन बताया, यहाँ पे फिर SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में बताया। तो जितने भी हेलो एल्केन से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस थे और हेलो एरीन्स के लास्ट में मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, ताकि लगातार लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे तुमको मिलते रहें। तो अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।